हेलो दोस्तों, मैं अभ्यास त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग केवीएस पीआरटी 2023 परीक्षा के संदर्भ में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि आपके केवीएस के एग्ज़ाम में 60 नंबर का बाल मनोविज्ञान का सेक्शन होगा। 60 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे। तो दोस्तों, उसी क्रम में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आज की क्लास में हम लोग 30 प्रश्नों को हल करेंगे और 30 प्रश्नों को अपने सेकेंड पार्ट में कल की क्लास में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। पूछा गया है कि कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है यह एक मात्रात्मक पहलू है। अगला है यह मापने योग्य नहीं है। अगला है यह जीवन पर्यंत नहीं है। अगला है यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि वृद्धि की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये वाली चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख रहे होंगे, यह मापने योग्य नहीं है, ये वाला कथन गलत होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा था, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है यह मापने योग्य नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू होता है और जिसे मापा जा सकता है, ये वृद्धि की विशेषता होती है। दोस्तों, समझेंगे वृद्धि की अन्य और विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहली तो ये हो गई कि यह एक मात्रात्मक पहलू है और जिसे मापा जा सकता है। अगली विशेषता क्या नंबर 2 पे आती है, वृद्धि का जो संबंध होता है वो शारीरिक परिपक्वता से होता है। ध्यान रखना दोस्तों, वृद्धि का संबंध किससे होता है, शारीरिक परिपक्वता से होता है। और दोस्तों, अगला है वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। और अगली विशेषता इसकी होती है वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होता है। तो दोस्तों, ये हुई वृद्धि की विशेषताओं की बात। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करता है, तो यह मापने योग्य नहीं है, ये वृद्धि के संदर्भ में कथन गलत लिखा है और गलत ही पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मानव विकास खाली स्थान है, मानव विकास है। पहला ऑप्शन है मात्रात्मक, अगला है गुणात्मक, अगला है कुछ सीमा तक अमापनीय और अगला है ए और बी दोनों। दोस्तों, विकास के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मानव विकास होता है वो कैसा होता है। आप लोग दोस्तों शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, जिसने भी बीएड और बीटीसी आप सभी लोग करके आए हैं, तो वहाँ पे वृद्धि और विकास ये पहला ही चैप्टर होता है। आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो विकास होता है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। दोस्तों, अगर विकास के डिफिनीशन की बात कर ली जाए कि विकास के डिफिनीशन क्या होती है, तो इसकी डिफिनीशन आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। जो मानव का विकास होता है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। ध्यान रखना दोस्तों, मात्रात्मक के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये लोग आप लोग ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। मात्रात्मक में लंबाई, भार और क्या होता है, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना, ये सारी चीजें मात्रात्मक के अंदर अंतर्गत आती हैं। मात्रात्मक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है दोस्तों, लंबाई, भार, लंबाई, भार और विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना, ये मात्रात्मक के अंतर्गत आता है। और गुणात्मक के अंतर्गत क्या क्या आता है, वो चीज भी आप लोग नोट कर लीजिए। गुणात्मक के अंतर्गत जैसे योग्यता, गुणात्मक के अंतर्गत जैसे योग्यता, क्षमता, क्षमता, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि और दोस्तों बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन, ये सारे जितने भी पक्ष हैं ये गुणात्मक के अंतर्गत शामिल हैं। तो दोस्तों, मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से किसके अतिरिक्त जो सभी वातावरणीय कारक हैं ये विकास को आकार देते हैं। देखेंगे, पहला ऑप्शन है पौष्टिकता की गुणवत्ता, अगला है संस्कृति, अगला है शिक्षा की गुणवत्ता और अगला है शारीरिक गठन। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इस टाइप का ही क्वेश्चन यूपी टेट में एक बार पूछा जा चुका है। यूपी टेट में दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं, इसी टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक गठन, ये इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि विकास के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास क्या होता है। तो विकास में दोस्तों विकास का वातावरणीय कारक, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता, इसमें शारीरिक गठन जैसी कोई बात नहीं होती है। शारीरिक गठन की अगर बात कर ले, ये किससे संबंधित है, ये दोस्तों वृद्धि से, विकास से नहीं, ये वृद्धि से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक गठन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बहुत ही आसान दोस्तों क्वेश्चन है ये। स्टेनले हाल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। ये क्वेश्चन इस टाइप का दोस्तों हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके हैं। स्टेनले हाल के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा बताया था कि स्टेनले हाल ने क्या कहा था कि जो किशोरावस्था होती है वो बड़े ही संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था होती है। ये स्टेनले हाल का एक स्टेटमेंट है। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि स्टेनले हाल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है कौन सी है। पहला ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, अगला है बाल्यावस्था, अगला है किशोरावस्था और अगला है शैशवकाल। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। ये स्टेनले हाल का एक स्टेटमेंट था। उन्होंने क्या बताया था कि जो किशोरावस्था है वो बड़े ही तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है दोस्तों, याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे कठिन और जटिल है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि स्टेनले हाल ने क्या बताया है कि जो किशोरावस्था है वो बड़े ही तूफान, संघर्ष और तनाव की अवस्था होती है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक और मनोवैज्ञानिक का स्टेटमेंट है, क्या है आप लोग वो भी कहीं नोट कर लीजिए। एक मनोवैज्ञानिक हैं किलपैट्रिक, किलपैट्रिक हैं, उनका एक कथन है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये बोला है किलपैट्रिक ने। आप लोग ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है ये, लेकिन अगर कहीं डिफिनीशन पूछी जाती है तो आप लोग ये भी ध्यान रखना कि किलपैट्रिक जी ने क्या बोला है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो इसका भी आंसर क्या होगा इस हिसाब से भी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक व्यक्ति खाली स्थान के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। एक व्यक्ति खाली स्थान के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। पहला ऑप्शन है बचपन, अगला है किशोरावस्था, अगला है पश्च बचपन, अगला है शैशवकाल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। दोस्तों ध्यान रखना कि एक व्यक्ति जो होता है वो किशोरावस्था के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। अगर दोस्तों इसको दूसरी भाषा में समझा जाए तो इसको क्या कह सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान होता क्या है कि बालकों में सामाजिक भूमिका प्राप्त करने की इच्छा बहुत तेजी से जागृत होती है और उन बच्चों के अंदर पुरुषत्व का गुण विकसित होता है, पुरुषत्व का गुण विकसित होता है। ये चीज आप लोगों को जानकारी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 है, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है विकास से, अगला है बुद्धि से, अगला है सृजनात्मकता से, या अगला है रुचि से। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसी हिसाब से हम लोग समझ लेंगे कि परिपक्वता का जो संबंध है वो किससे होगा, वो विकास से होगा। वो विकास से होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। दोस्तों क्या मैंने बताया कि विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से वो परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए जो परिपक्वता है इसका संबंध किससे होगा? विकास से होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, बाल विकास में पहला ऑप्शन दिया है प्रक्रिया प्रबल है, अगला है वातावरण और अनुभव की भूमिका प्रबल है, अगला है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, अगला है उपयुक्त सभी पर। यानी कि बाल विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। चारों ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। अब दोस्तों आप लोग समझिए, बाल विकास की डिफिनीशन, मेन बाल विकास की डिफिनीशन होती क्या है? बाल विकास की डिफिनीशन होती है दोस्तों, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के सभी पक्षों, यानी कि शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसको अगर सरल भाषा में समझा जाए कि दोस्तों, तो किशोर बाल विकास वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत बालक में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक सर्वांगीण विकास, यानी कि सभी पक्षों का विकास होता है, वो होता है बाल विकास, बालक का विकास। तो इसलिए यहाँ बाल विकास के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख रहे होंगे, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर समझा जाए कि गर्भावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है, ये चीज भी आप लोग नोट कर लीजिए। गर्भावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है? 0 से 9 माह। 0 से 9 माह आप सभी जानते होंगे कि जो बच्चा होता है वो माँ की कोख में 0 से 9 माह यानी कि 9 माह तक रहता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? उसके बाद आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था उसके बाद आती है शैशवावस्था, जिसका समय कितना होता है? समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नोट करना दोस्तों। जन्म से यानी कि जिस दिन से बच्चा हुआ, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। 0 से यानी कि 6 तक, जन्म से 6, 0 नहीं दोस्तों गलत हो जाएगा, जन्म से 6 वर्ष तक होता है। उसके बाद दोस्तों कौन सी अवस्था आती है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है? 6 से 12। यही 6 से 12 या 7 से 12, 6/7 कह लें, 7 से 12। उसके बाद किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है? 12 से 18। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, देखेंगे एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा फिर हाथ और अंगुलियों दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखेंगे, पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, अगला है एकीकरण का सिद्धांत, अगला है सामान्य से विशेष का सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, अगला है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, एकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों अगर एकीकरण सिद्धांत के डिफिनीशन की बात कर ली जाए तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है? आप लोग नोट कर लीजिए कहीं, विकास के
एकीकरण सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। यह होता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया दोस्तों मैंने कि बालक जो होता है पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। यह होता है एकीकरण का सिद्धांत। आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। अगला है विकास क्रमबद्ध होता है। अगला है विकास निरंतर होता है। अगला है विकास मशीनी प्रक्रिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो दोस्तों विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, आप सभी को जानकारी होगी कि विकास का सिद्धांत क्या क्या होता है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये वाली बात भी सही है। विकास निरंतर चलता है, ये वाली बात भी सही है। और विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ये वाली बात भी सही है। विकास एक मशीनी प्रक्रिया है, ये वह विकास का कोई सिद्धांत नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है। यहां पे पूछा गया था कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, नहीं आपको लोगों को बताना था। तो ये विकास का कोई सिद्धांत नहीं होता है वृद्धि और विकास का, कि विकास एक मशीनी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस ओर बढ़ता है। दोस्तों क्या आप लोगों को बताना है कि विकास का सिरह पदाभिमुख सिद्धांत क्या दर्शाता है? देखेंगे। पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। अगला है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। अगला है सिर से पैर की ओर। अगला है ग्रामीण से शहर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 51 आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को इसके आंसर की जानकारी होनी चाहिए। सिरह पदाभिमुख या इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी है दोस्तों। इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो शारीरिक विकास होता है बच्चों का, वो सिर से पैर की ओर होता है। सिरा पदाभिमुख या मस्तकाधोमुखी, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिर से पैर की ओर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किस अवस्था के दौरान होता है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, या अगला है प्रौढ़ावस्था के दौरान, या अगला है व्यक्ति के पूरे जीवन में, या अगला है किशोरावस्था के दौरान। दोस्तों आसान क्वेश्चन है ये भी, आप लोगों को इसकी जानकारी होगी इस क्वेश्चन की भी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का? ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था के दौरान। इसका राइट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था के दौरान। सॉरी दोस्तों। दोस्तों होता क्या है कि सबसे अधिक जो गहन और जटिल सामाजिकरण होता है वो किशोरावस्था के दौरान होता है, ये चीज आप लोग समझिए। और होता क्या है दोस्तों, इस अवस्था में जो किशोर होते हैं वो समूह, उनमें कौन कौन सी प्रवृत्तियां जागृत होती हैं? उनके अंदर जो समूह बनाने की प्रवृत्ति या समूह निर्माण की प्रवृत्ति होती है, और मैत्री भावना का विकास होता है, और उनके अंतर्गत सामाजिक गुणों का विकास होता है, और दोस्तों समूह के प्रति भक्ति, ऐसे सारे उनके भी अंदर विकास डेवलप होते हैं। तो अगर बात कर ली जाए कि सबसे अधिक सामाजिकरण किस अवस्था में होता है, तो सबसे अधिक सामाजिकरण बालकों का किशोरावस्था के दौरान ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना, पेडागोजी सेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, कि छोटे शिक्षार्थी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कक्षा कक्ष में समवयस्कों यानी कि उन बच्चों से बड़े बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या विकसित हो सके, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। अगला है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। अगला है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। या अगला है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो दोस्तों आप सभी को जानकारी होगी
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल विकसित कर सकें या सामाजिक कौशल सीख सकें। दोस्तों, होता क्या है, जब छोटे बच्चे होंगे वो समवयस्क यानी कि अपने से बड़े बच्चों के साथ जब वो अंतःक्रिया करेंगे यानी कि बातचीत करेंगे, तो उनके अंदर क्या होगा, उन छोटे बच्चों के अंदर यानी कि बड़े बच्चों में तो पहले से ही सामाजिक कौशल विकसित हैं। तो जब वो छोटे बच्चे उनसे इंटरेक्ट होंगे तो होगा क्या कि उनके अंदर भी सामाजिकता का गुण जल्दी से डेवलप होगा। तो इसीलिए अगर कक्षा कक्ष में छोटे बच्चों को बड़े बच्चों के साथ बिठाया जाएगा तो उनके अंदर भी क्या होगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को का विकास होगा उनके अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तां हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? मतलब कौन सी ऐसी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं में सबसे अधिक योगदान करती है? पहला ऑप्शन है परिवार, अगला है विद्यालय, अगला है पड़ोस, अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी कि सबसे पहले अगर बालक का डेवलपमेंट, अगर बालक कहीं से शिक्षा प्राप्त कर रहा है या बालक का कहीं से विकास हो रहा है, तो वो सबसे पहला पहलू क्या होगा, उसका परिवार होगा बच्चे का। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परिवार। ऑप्शन नंबर ए, परिवार हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग समझिए, परिवार दोस्तों एक ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, बालक जो होता है वो जन्म से ही अपने परिवार के संपर्क में रहता है और वह परिवार से ही सारे गुण जैसे सामाजिक मूल्य, आचरण, व्यवहार, इन सभी चीज़ों को वह अपने परिवार के माध्यम से ही सीखता है। इसीलिए जो सबसे पहली सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण की सबसे अधिक योगदान किसका होगा, कौन करता है, तो वो परिवार करता है उस बच्चे का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं, खाली स्थान दर्शाता है। क्वेश्चन क्या है कि वे माता पिता जो अपने बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं, यह क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है असंबंध, या इसको क्या बोलते हैं, भावनात्मक रूप से न जुड़ा हुआ परवरिश। अगला है अनुमोदक परवरिश। अगला है आधिकारिक परवरिश। अगला है अधिकारवादी परवरिश। तो दोस्तों, जो माता पिता अपने बच्चों को दंडित करते हैं, तो उनका वो दंडित करने में विश्वास करते हैं, यह चीज़ क्या दर्शाती है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिकारवादी परवरिश। वो अधिकारवादी परवरिश कर रहे हैं, बच्चों को दंड दे रहे हैं। इससे होगा क्या कि बच्चे डरे और सहमे रहेंगे, उनका जितना अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए उस अच्छे तरीके से उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। खैर, उस चीज़ से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो अभिभावक अपने बच्चों को दंडित करते हैं, दंडित करने में विश्वास करते हैं, वह चीज़ उनको, अभिभावकों को दंडित करना कौन सी चीज़ को दर्शाता है? वो कौन सी चीज़ को दर्शाता है दोस्तों, आप लोग समझिए, वो अधिकारवादी परवरिश को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। जीन पियाजे के संदर्भ में दोस्तों क्वेश्चन है, ध्यान देना, देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा है? तृतीय अवस्था जो पियाजे की, आप सभी जानते होंगे कि पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्टेज बताई हैं? चार चार अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। तो इसमें पूछा गया है कि तीसरी अवस्था कौन है? पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अगला है संवेदनात्मक गामक अवस्था या संवेदी पेशी गामक अवस्था। यही चारों अवस्थाएं हैं जीन पियाजे जी की। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना। तो इसमें पहली कौन होती है? संवेदनात्मक या संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित, इसके कई नाम हैं दोस्तों। ये पहली अवस्था होती है, ये वाली इनकी पहली अवस्था होती है। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये सेकेंड स्टेज होती है। और थर्ड स्टेज की बात कर लें, थर्ड अवस्था कौन सी होती है? ये वाली मूर्त संक्रियात्मक, ये होती है तीसरी। और चौथी होती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक, ये चौथी होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पियाजे की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर
56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और क्या होता है इस अवस्था में? क्या होता है, मूर्त जो बच्चा होता है इस अवस्था में वो मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ करना शुरू कर देता है। और क्या करता है, वह वस्तुओं में अंतर व तुलना कर सकता है। दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो बच्चा होता है वह मूर्त चीजों के बारे में चिंतन करना आरंभ कर देता है। और क्या करता है, वह वस्तुओं में अंतर और तुलना करना सीख जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं के अंतर्गत। बाकी दोस्तों, मैंने जीन पियाजे की थ्योरी अपने चैनल पर पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से विस्तृत में पढ़ा रखी है, आप लोग वहां जाकर वो चीज़ पढ़ सकते हैं उनकी थ्योरी को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 भी जीन पियाजे से है, देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगन निगमन निगमनात्मक निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होती है? निगमन करने की तर्क, यानी कि आगमन निगमन आप लोगों ने पढ़ा था। निगमन करने की तर्क किस अवधि में विकसित होती है? देखेंगे, पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या अगला है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या अगला है संवेदी चालन अवस्था में। यही चारों अवस्थाएं दी हैं इनकी। मतलब क्वेश्चन क्या है कि किस अवस्था में जो बालक होता है वो निगमनात्मक तर्क करने लगता है, ये चीज पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त। जो चौथी स्टेज होती है जीन पियाजे की, उसके अंतर्गत जो बालक होता है, इसमें बालक की एज की अगर बात कर ली जाए तो एज कितनी होती है? 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष के अंतर्गत जो बच्चा होता है वो निगमनात्मक तर्क विकसित उसके अंदर हो जाती है, निगमन करने की तर्क उसके अंदर विकसित हो जाती है। और दोस्तों, वह बच्चा जो होता है तार्किक चिंतन करने की योग्यता भी उसके अंदर विकसित हो जाती है। तो ये चीज किस अवस्था में होती है? ये चौथी अवस्था में होती है, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है, वह है। मतलब क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता बालक को किस अवस्था में आ जाती है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला है इंद्रिय गति अवस्था, यानी कि जो फर्स्ट वाली है। अगला है पूर्व क्रिया अवस्था में, ये सेकेंड है। अगला है मूर्त क्रिया अवस्था में, ये थर्ड वाली है। और अगला है औपचारिक क्रिया अवस्था में, ये जीन पियाजे की चौथी अवस्था है जो बताई है इन्होंने। तो वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालकों को किस एज में विकसित होती है जीन पियाजे के अनुसार? दोस्तों ध्यान रखना, जीन पियाजे के अनुसार आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता बालक में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है। मूर्त संक्रियात्मक यानी कि जो तीसरी स्टेज होती है, इसके अंतर्गत बालकों में वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता डेवलप हो जाती है। और दोस्तों, इस अवस्था में उसे क्रमबद्धता का ज्ञान हो जाता है, यानी कि इस अवस्था में होता क्या है, उसे क्रमबद्धता का पूरा ज्ञान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान भिन्न होता है बजाय खाली स्थान के। मतलब जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से किसमें भिन्न होता है? देखेंगे, पहला है मात्रा और प्रकार, अगला है आकार और मूर्त परकता, अगला है मात्रा प्रकार और मात्रा, अगला है आकार और किस्म। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रकार और मात्रा। यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? प्रकार, और यहाँ पे हो जाएगा मात्रा। क्या है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से प्रकार भिन्न होता है बजाय मात्रा के बजाय प्रकार में भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? मतलब क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका जो होती है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? पहला ऑप्शन है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अगला है अनुकरण, अगला है पुनर्बलन और अगला है भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 60
का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि जीन पियाजे के अनुसार जो होता है वो मानव विकास भौतिक जगत के साथ होने वाले अनुभवों का परिणाम होता है। इसमें होता क्या है कि मनुष्य नए नए अनुभव प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो मनुष्य होता है वो नए नए अनुभवों को प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। जो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है ये क्या संदर्भित करता है? देखेंगे, पहला ऑप्शन है उस चरण को जो अधिकतम जब अधिकतम विकास संभव है, या अगला है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, अगला है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या अगला ऑप्शन है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किस चीज को संदर्भित करता है, ये चीज पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ये वाली बात बिल्कुल राइट हो जाएगी। निकटवर्ती विकास के क्षेत्र में निकटवर्ती विकास का मतलब ही यही होता है कि जब बच्चे सहयोग के द्वारा, हल्के सहयोग के द्वारा उस कार्य को लगभग स्वयं कर लेते हैं। यानी होता क्या है, उसको हल्के से सहारा दिया जाए और बच्चा वो कार्य अपने मन से कर ले। ये होता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। आप लोग दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है कि कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, या अगला है वयस्कों और साथियों की अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगला है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, या अगला है भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, ये चीज आप लोगों को बतानी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ये क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग थोड़ा समझिए कि लेव वाइगोस्की जी ने क्या बोला है। लेव वाइगोस्की जी ने दोस्तों बताया है कि जो भाषा है, भाषा समाज द्वारा दिया गया एक प्रमुख उपकरण है। दोस्तों समझना, इन्होंने भाषा पर बहुत बल दिया है लेव वाइगोस्की जी ने। तो इन्होंने क्या कहा है कि भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये वाइगोस्की जी ने कहा है, ध्यान रखना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों पेडागोजी सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखेंगे क्या है मूल्यांकन का उद्देश्य। मूल्यांकन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, या अगला है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, या अगला ऑप्शन है अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या अगला है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्ट पोषण प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्ट पोषण प्रदान करना। ये वाली बात बिल्कुल राइट होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं। मतलब क्या है कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में
आने वाली विधियां हैं। कौन कौन सी वो विधियां हैं? पहला ऑप्शन है परिणाता परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि, या अगला है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, या अगला है गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि, या अगला है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। वो कौन सी विधि होगी? वो परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि होती है विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां, पेडागोजी का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, या अगला है उन्हें खेलने का मौका मिले, या अगला है उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या अगला है कड़ा अनुशासन हो। तो दोस्तों बच्चे किस वातावरण में सीख सकते हैं जहां क्या होना चाहिए? तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो बच्चे होते हैं वो उसी अब वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान दिया जाता है। और दोस्तों क्या होता है, इसके अंतर्गत करना क्या चाहिए कि अध्यापक को कक्षा शिक्षण करते समय सहानुभूत तथा सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए उस बच्चे के साथ, और बच्चे के अनुभवों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ये होना चाहिए एक शिक्षक का दायित्व। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उसके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्य योजना के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। मतलब कौन सा कथन सही है कि शिक्षक के द्वारा विकसित पाठ्य योजना के बारे में, पाठ्य योजना के बारे में पूछा गया है। पहला कथन क्या है? यह छात्रों के हित और प्रमुखता को दर्शाता है। अगला है यह शिक्षा के शिक्षकों के दर्शन से संबंधित है। ये दो कथन दिए हैं। अगला आगे ऑप्शन दिए हैं कि केवल एक सही है, या एक और दोनों सही हैं, या ना ही एक सही है ना ही दो सही है, या अगला है कि केवल सेकंड सही है। तो दोस्तों शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्य योजना के संदर्भ में जो ये दोनों कथन दिए हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों ही सही होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक और दो दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है संज्ञानात्मक क्षेत्र, या इसको बोलते हैं डोमेन में स्मरण से आप क्या समझते हैं? संज्ञानात्मक क्षेत्र में स्मरण से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है विचारों या सामग्रियों के मूल्य के बारे में निर्णय लेना, या अगला है एक नई स्थिति में या तन्मयता में अनुत्तेजित उपयोग में अवधारणा का उपयोग करना, या अगला है अर्थ अनुवाद क्षेपण और व्याख्या को समझना, या अगला ऑप्शन दिया है पहले सीखी गई जानकारी का स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में स्मरण से आप क्या समझते हैं दोस्तों? ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहले सीखी गई जानकारी का को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना। ये वाली बात संज्ञानात्मक क्षेत्र के संदर्भ में बिल्कुल राइट होगी। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए स्मरण, यो स्मरण लिखा है, स्मरण की डिफिनीशन क्या होती है आप लोग नोट कर लीजिए। स्मरण की डिफिनीशन ही यही होती है स्मरण की, कि पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना ही स्मरण कहलाता है। यही बात ये जो नीचे लिखी है ये स्मरण की डिफिनीशन ही लिखी है कि पहले सीखी गई जानकारी का स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना, यही स्मरण कहलाता है। और दोस्तों एक बात यहाँ पे आप लोग समझिए, जो ब्लूम महोदय थे, ब्लूम टेक्सोनॉमी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। ब्लूम महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के को 6 भागों में विकसित किया है, विभाजित किया है। वो कौन कौन से हैं? वो 6 चरण मैंने आप लोगों को बताए हैं। ब्लूम के अनुसार कौन कौन सा है? पहला है ज्ञान, अगला है बोध, अगला है अनुप्रयोग, अगला है विश्लेषण, अगला है संश्लेषण, अगला है मूल्यांकन। ये ब्लूम के संज्ञानात्मक विकास के 6 चरण हैं। आप लोग दोस्तों ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है बी एस ब्लूम से कि बी एस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला है संज्ञानात्मक, अगला है भावात्मक, अगला है मनोगत्यात्मक, अगला है प्रतिक्रियात्मक। तो दोस्तों ब्लूम ने ज्ञान क्षेत्र के 3 स्तर बताए हैं और इन्हीं तीनों के अंदर किसी के अंदर 6, किसी के अंदर 5 और किसी के अंदर 6, इन्हीं तीनों को के अंदर 6, 5 या 4 किसी के अंदर, ये सारे वो बताए हैं। तो इनके कौन कौन से वो शैक्षिक उद्देश्य हैं। पहला इनका है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, ज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक कह लो या ज्ञानात्मक, बात एक ही है। अगला है भावात्मक और अगला है मनोगत्यात्मक। ये 3 शैक्षिक उद्देश्य हैं बी एस ब्लूम के। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनना है। और जो इसमें पूछा गया है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो ये वाला नहीं शामिल होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा। इस पे ज़्यादा फोकस ना करिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए कि बी एस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य के तीन तीन स्तर बताए थे। कौन कौन से थे वे, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक कह लें जो यहाँ पे दिया है, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। इसके अंतर्गत जो पहला है ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, इसके अंतर्गत इन्होंने 6 चरण बताए थे। ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक के अंतर्गत इन्होंने कितने चरण बताए थे, 6। वे 6 चरण कौन कौन से थे, अब आप लोग वो समझिए। उसी वही 6 चरण ये हैं, कौन कौन से, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक के अंतर्गत ये 6 चरण आए हैं। और दोस्तों भावात्मक के अंतर्गत कुछ 5-6 चरण हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। और ऐसे ही मनोगत्यात्मक के अंतर्गत भी 4 और 5, कुछ 4 या 5 ऐसे बताए हैं, वो भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो ध्यान रखना, बी एस ब्लूम ने 3 शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञान क्षेत्र बताए हैं। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किसे जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन, अगला है विवर्धन, या अगला है मौलिकता, या अगला है अन्वेषणशीलता। तो क्वेश्चन नंबर 69 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषणशीलता। कि अन्वेषणशीलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 और आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का अंतिम क्वेश्चन। बाकी दोस्तों ये वाली चर्चा जारी रहेगी क्वेश्चन नंबर 41 से, कल की क्लास में हम लोग वहां से पढ़ेंगे, देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए। फैक्ट क्वेश्चन है ये, फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए। पहला ऑप्शन है यूएसए, अगला है यूके, अगला है जर्मनी, अगला है डेनमार्क। तो दोस्तों आप लोग समझिए, जो किंडरगार्टन स्कूल हैं ये सबसे पहले जर्मनी में स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये स्कूल जर्मनी में स्थापित किए गए थे। और दोस्तों समझिए, किंडरगार्टन स्कूल के संदर्भ में जो किंडरगार्टन स्कूल है ये छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो घरेलू शिक्षा से बदलकर अधिक औपचारिक और स्कूली शिक्षा में संक्रमित हो गया है। मतलब क्या है कि जो किंडरगार्टन स्कूल है ये मूलतः बच्चों की शिक्षा यानी कि छोटे बच्चों की शिक्षा यहाँ दी जाती है, ठीक है। और ये सबसे पहले स्थापित कहाँ किए गए थे, तो जर्मनी में। अब समझिए किसके द्वारा ये स्थापित किए गए थे, तो फ्रॉबेल द्वारा। यानी कि ये एक सिद्धांत भी है, किंडरगार्टन पद्धति किसके या किंडरगार्टन प्रणाली किसके द्वारा दी गई, तो ये फ्रॉबेल द्वारा दी गई। फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, ये फ्रॉबेल द्वारा दी गई। और फ्रॉबेल किसके शिष्य थे, फ्रॉबेल थे पेस्टोलॉजी के शिष्य, पेस्टोलॉजी के शिष्य। फ्रॉबेल महोदय जो थे ये पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप लोग दोस्तों ध्यान रखना। क्या क्या मैंने बताया कि किंडरगार्टन पद्धति फ्रॉबेल द्वारा दी गई, फ्रॉबेल पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। और ये कहाँ के निवासी थे, या फ्रॉबेल कह लें या किंडरगार्टन स्कूल कहाँ स्थापित किए गए, क्योंकि फ्रॉबेल जी ही जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के थे, जर्मनी के ये निवासी थे।
और इन्होंने सबसे पहले जर्मनी में ही किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की थी। ध्यान रखना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और कल की क्लास में हम लोग इसी के आगे बाल मनोविज्ञान के 71 से 100 तक क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।